वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इजी नोट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की यूनिट नंबर 1। देखो काफ़ी सारे वीडियोस मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे। सो ये वन शॉट रहेगा, पीपीटी बेस्ड रहेगा। एंड अगर पीपीटी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। आई विल लेट यू नो कि नोट्स कहाँ से मिल सकते हैं। सो हम बेसिक कवर करेंगे दैट व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और बीबीए में हो तो नेचर, फीचर, स्कोप, राइट, एंड गोल्स, मॉडल्स और ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक गोज लाइक इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं तो वो ऑलरेडी स्क्रीन पर है, हम बेसिक समझते हैं क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विद इन द कंपनी, विद इन द बिजनेस, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं, सप्लायर्स हो, एम्प्लॉयज हो, टॉप मैनेजमेंट हो, लोअर मैनेजमेंट हो, वट एवर, उन सब के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना, समझना, पैटर्न्स को नोटिस करना, स्टडी करना, एंड हाउ आर दे अफेक्टिंग द बिजनेस, द ऑर्गेनाइजेशन। दिस होल कंसेप्ट और दिस होल प्रोसेस इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो करते क्यों है, नीड क्या है इस चीज़ की? देखो बेसिकली ना, अगर हमें पता होगा कि कोई मेजर चेंज लेकर आना है, कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, तो अगर हमें पता होगा कि किसका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, या फिर मेजरली हमारे विद ऑर्गेनाइजेशन के विद इन कैसा बिहेवियर पैटर्न चलता है, कैसा परसेप्शन चलता है, तो हमारे लिए उस स्ट्रैटेजी को, उस चेंज को इम्प्लीमेंट करना आसान होगा। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि हाउ समवन इज गोइंग टू रिएक्ट, तो आप अपने जो भी वर्डिंग्स हैं, अपनी जो स्ट्रैटेजी है, उसको उसी में पुट करोगे कि उसका रिएक्शन पॉजिटिव निकले आपके लिए। So this is the whole goal or purpose behind the organizational behavior, which is the study of human behavior within the organization. ये ध्यान रखना, इसका कीवर्ड human behavior within the organization है। Then we have next, like देखो इसमें सिंपल है, जो मैंने आपको बताया उसके कुछ पॉइंटर्स मेंशन है। तो जो मैंने अभी बोला कि इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड, द परसेप्शन, लर्निंग, पर्सनालिटी, हाउ दे बिहेव, हाउ दे परसीव द थिंग, एंड देन द फोकस एरियाज आर बेसिकली एम्प्लॉय मोटिवेशन। अगर आपको पता है कि आपकी टीम में जो ये बंदा है, नेम है उसका ए, अगर आपको पता है कि उसका जो मेन मोटिवेटिंग फैक्टर है, लाइक ही रिएक्ट्स पॉजिटिवली टू मनी, तो अगर आप उसको प्रमोशंस के थ्रू अपनी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करवाओगे प्रमोशंस के बहाने, तो ही विल परफॉर्म मच बेटर। बट अगर आपको वहीं पे पता है कि आपकी ही टीम में जो बंदा बी है नाम से, उसको अप्रिसिएशन ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स लेकर आता है, तो आप उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे, आयरन आवर्स में इन्वॉल्व करोगे। सो दिस इज द होल पर्पस, चाहे वो छोटे लेवल का चेंज या स्ट्रैटेजी हो या बड़े लेवल का चेंज या स्ट्रैटेजी हो। अगर आप अपने टीम मेंबर्स या फिर अपने एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर परसीव कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो या समझ सकते हो, तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज, चेंजेस, सारी चीज़ें बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करके बेटर परफॉर्मेंस गेन कर सकते हो। सो दैट वाज द होल पर्पस बिहाइंड दिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विच इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, देन वी हैव एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, एमसीक्यू पैटर्न पे अगर एग्जाम होगा तो ये आ सकता है, ब्रिजेस द गैप बिटवीन मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। देखो जो भी थ्योरीज में लिखा होता है वो मेजॉरिटी या कुछ हद तक सही होता है, बट स्टिल जो थ्योरीज बनाई गई हैं और जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं, उन दोनों में फ़र्क होता है, हमेशा ही होता है, बिकॉज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम एंड थ्योरीज आर स्टैग्नेंट, राइट। सो ये जो बिहेवियरल स्टडी है वो थ्योरी और जो प्रैक्टिकल या फिर जो फैक्चुअल रियलिटी है उसके बीच के गैप को ब्रिज कर देता है। अगर देन वी हैव नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मेरी स्लाइड्स ऐसे ही चलेंगी। खैर, अब द थिंग इज कि साइंटिफिक, डायनामिक, अप्लाइड साइंस, ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी, ये एक ऐसा पार्टिकुलर टॉपिक है ओबी, जितना मुझे ध्यान है, जिसके जो नेचर या कैरेक्टरिस्टिक हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, जिनको वर्ड बाय वर्ड आप समझोगे। इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स यूजेस मल्टीपल डिसिप्लिन्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक थ्योरी में लिखा है कि मोटिवेशन फैक्टर एक्स है और वाई है, और एक थ्योरी में लिखा है कि 5 डिफरेंट लेवल्स हैं मोटिवेशन के, तो अलग अलग डिसिप्लिन्स को एक जगह इन्वॉल्व करके उस चीज़ को केटर करना, पढ़ना, समझना या फिर प्रिडिक्ट करके उसको फॉलो करना, दैट इज नोन एज इंटरडिसिप्लिनरी। अलग अलग डिसिप्लिन्स को फॉलो करना या एक साथ उसको कंबाइन करना एज पर योर नीड या फिर एज पर योर सुटेबिलिटी, जो आप करना चाहते हो उसके हिसाब से। देन वी हैव ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। देखो यूजुअली ना इसका प्रैक्टिकल और इन सब से थ्योरीज से उतना मतलब नहीं है, जितना मतलब इस बात से है कि आप इस चीज़ को बजाय लिखी हुई थ्योरी के एक ह्यूमन बेस्ड अप्रोच से देखो। तो
organizational behavior has more of humanistic approach than the written theories. Then we have scientific. Of course, it is based on research, it is based on analysis. Like अगर आपने सुना हो कि बहुत सारी रिसर्च कंडक्ट होती हैं कि men are likely to behave what, men वर्सेस women की रिसर्च कंडक्ट होती हैं, अडल्ट वर्सेस चाइल्ड की रिसर्च कंडक्ट होती हैं. तो ये सारे बिहेवियरल पैटर्न की रिसर्च हैं. कोई भी बिहेवियरल पैटर्न आप तुक्के से गेस नहीं कर सकते. यू नीड टू डू रिसर्च, यू नीड टू एनालाइज, यू नीड टू आइडेंटिफाई अ फ्यू फैक्टर्स. देन वी हैव डायनामिक. जाहिर सी बात है, ह्यूमन का बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज होता है. इट कैन नेवर बी कॉन्स्टेंट बिकॉज चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट. देन वी हैव अप्लाइड साइंस. अभी मैंने आपको बोला कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का गैप ब्रिज करता है, विच मीन्स कि ये जो होता है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे बेस्ड होता है. एंड दैट थिंग इज ओनली नोन एज अप्लाइड साइंस. मतलब जो साइंस लिखी है वो नहीं, जो साइंस अप्लाई हो सकती है वो. सो दैट इज अप्लाइड साइंस, मतलब प्रैक्टिकल वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. देन वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. अभी जैसे समझाया मैंने आपको जो एग्जाम्पल एम्प्लॉय ए और एम्प्लॉय बी का, तो उसी तरीके से एम्प्लॉय मोटिवेशन को इम्प्रूव करता है. वर्क प्लेस से कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस या फिर रिजॉल्व हो सकते हैं बहुत आराम से. जॉब सेटिस्फैक्शन आप बढ़ा सकते हो बिकॉज इट इज ऑलवेज द गेम ऑफ माइंड सेट. देन वी हैव इफेक्टिव लीडरशिप बिल्ड होती है. जाहिर सी बात है, इफ यू कैन प्रिडिक्ट हाउ द फ्रंट वन इज गोइंग टू रिएक्ट, देन यू कैन पुट योर वर्ड्स इन द सेम वे सो दैट जो रिएक्शन हो वो पॉजिटिव आपके फेवर में हो. सिंपल. एंड मेनी अदर्स. देन नेक्स्ट वी हैव इज, क्या पीपीटी हो गई मेरी. ओके, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज. देखो जब कोई चीज़ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में होती है तो चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज दोनों ही होते हैं. यू कैन नेवर एक्सपेक्ट कि आप कोई भी एक स्टडी या कोई भी एक थ्योरी या कोई भी एक अप्लाइड साइंस लेकर आए हो और वो सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट्स थे. सो ऑन द वेरी सेम थिंग, जब डाइवर्स वर्कफोर्स मैनेज करना होता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. प्रिडिक्शंस कई सारे करने पड़ते हैं, अजम्पशंस कई सारे, कंडीशंस कई सारे, फैक्टर्स कई सारे, बर्नआउट, स्ट्रेस, चेंज रेजिस्टेंस एंड एथिकल डिलेमास. जैसे आपके लिए कोई चीज़ सही है, हो सकता है दूसरे के लिए वो चीज़ सही ना हो बिकॉज उसकी एथिकल वैल्यूज़ और आपकी एथिकल वैल्यूज़ अलग अलग लेवल पे लाई करती हूँ. टेक्नोलॉजिकल अडाप्शन. सो देखो, किसी भी चेंज को इम्प्लीमेंट कराना है तो ये चीज़ें हटानी होती हैं. एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करते क्यों है? ताकि चेंज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके. तो जो भी चीज़ चेंज इम्प्लीमेंट करने में एक थ्रेट है वो ओबी का चैलेंज है. जो भी चीज़ चेंज इम्प्लीमेंट करने में एक एडवांटेज है वो ओबी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं. जैसे एम्प्लॉय इंगेजमेंट बढ़ना, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे रिजल्ट, अच्छा टीम वर्क, प्रोडक्टिविटी बढ़ना, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन वी हैव स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. तो मैं तुम्हें बता दूं, फिर वही जहाँ भी स्कोप होता है वही स्टेप्स होते हैं, वही प्रोसेस होता है. हमेशा यही बोलती हूँ मैं, राइट. अभी देखो, इसमें इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, 3 लेवल के स्कोप्स दिख रहे हैं. ये तीनों ही इस पूरी बुक में अलग अलग टॉपिक्स हैं. पर्सनालिटी टॉपिक है, परसेप्शन टॉपिक है, लर्निंग, मोटिवेशन, एटीट्यूड. क्योंकि जिस फैक्टर में या जिस फील्ड में किसी भी पर्टिकुलर स्टडी या सब्जेक्ट का स्कोप होता है वो चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग करके पढ़ते हैं. क्योंकि जैसे मान लो, अगर हमें किसी की पर्सनालिटी जज करनी है, प्रिडिक्ट करनी है, समझनी है, तो वहाँ पे हम ओबी के थ्योरीज, ओबी का प्रोसेस, ये सब यूज़ करेंगे. सो दैट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ स्कोप. स्कोप वहाँ होता है जहाँ हमें उस स्टडी की, उस थ्योरी की या फिर उस एप्लीकेशन की नीड होती है. सो हम इसको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, तो आप इसको स्लाइड एक बार देख सकते हो. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, the next one which we have is models of organizational behavior. For some reasons PPT में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था. देखो, जब हम बात करते हैं मॉडल्स की, तो मॉडल्स जो होते हैं दे आर बेसिकली द मैनेजरियल अजम्पशंस, या फिर हम कह सकते हैं मैनेजरियल मेथड्स, जिनके थ्रू कोई भी मैनेजर या कोई भी मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को या फिर जो भी उसके अपने लोग हैं उनको कैसे मैनेज करता है या फिर कैसे डायरेक्ट करता है, रूल करता है. सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ मॉडल्स. फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक मॉडल. नाम से पता चल रहा है पावर, अथॉरिटी, हायरार्की. एंड देन वी हैव, जाहिर सी बात है, मोटिवेशन का फैक्टर इसमें फियर और पनिशमेंट होता है कि भाई मतलब कुछ गड़बड़ हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, डिमोशन हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा. एग्जाम्पल जैसे फैक्ट्री वर्कर्स, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल सुपरवाइजर रखता है उनके ऊपर. देन द नेक्स्ट वन विच वी हैव इज कस्टोडियल मॉडल. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़.
जहाँ पे पेंशंस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गारंटेड जॉब, जॉब सिक्योरिटी। यहाँ पे देखो एम्प्लॉयज़ जो है ना वो लॉयल तो होते हैं बिकॉज उनको पता है कि ऐसी सिक्योरिटी कहीं और नहीं मिलने वाली कंपनी के, बट उनकी तरफ से इनिशिएटिव्स बहुत कम होते हैं क्योंकि एम्प्लॉय कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भाई सब कुछ तो मिल ही रहा है, ठीक है, इतना क्या इनिशिएटिव लेना। देन नेक्स्ट वन इज सपोर्टिव मॉडल। सपोर्टिव मॉडल को हम डैसी से समझ सकते हैं, लाइक सपोर्ट और मोटिवेशन के थ्रू लीडरशिप की जाती है। जॉब सेटिस्फैक्शन हाई रहता है बिकॉज जब हर जगह सपोर्ट, अप्रिसिएशन और आप देखे जाते हो, सीन किया जाता है, आपके जो एफर्ट्स है उनको वैल्यू किया जाता है, तो जाहिर सी बात है जॉब सेटिस्फैक्शन बेटर होगा। देन वी हैव कोलेजियल मॉडल। इसको हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टअप्स में, आईटी सेक्टर्स में, या जो मतलब स्टार्टअप बहुत अर्ली स्टेज पे होते हैं वो, या फिर हम कह सकते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्रीज या स्मॉल फर्म्स, एजेंसीज, उनमें ये चलता है बिकॉज इन दिस मॉडल एक तो ऑर्गेनाइजेशन छोटी होती है ना, मतलब बहुत बड़े लेवल पे स्केल नहीं की होती है, क्योंकि अगर आप स्केल कर चुके हो तो फिर ये मॉडल आप चला नहीं सकते, हर किसी को आप एज अ टीम वर्क करने की अथॉरिटी दे नहीं सकते। सो दिस इज हाई सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मॉडल। सारे एम्प्लॉयज़ को एज अ पार्टनर ही ट्रीट करते हैं, बट इसमें ना बस एक ही ड्रॉबैक रहेगा, वो ये रहेगा कि अगर आप स्केल कर गए हो तो आप इस मॉडल से वर्क नहीं करा सकते। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो गोल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उसके डिजायर्ड फ्यूचर आउटकम्स होते हैं कि हमें फ्यूचर में कैसी परफॉर्मेंस चाहिए, या फिर हमें कौन से चीज़ें अचीव करनी है, कैसा कॉन्सिक्वेंस चाहिए। एंड गोल्स और आउटकम्स, अगर आपके डिजायर्ड गोल्स आउटकम पैरामीटर सेट होता है तो आपको एक डायरेक्शन और एक पर्पस मिलता है कि हमें ऐसे परफॉर्म करना है या फिर ऐसे परफॉर्म करना है। सो गोल्स आर ऑल्सो ऑफ अ फ्यू टाइप्स। जैसे कि हम जब ऑफिशियल गोल्स की बात करें तो वो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स जो टॉप मैनेजमेंट लिख के दे रही है कि भाई ये करना है, दूज आर ऑफिशियल गोल्स। देन वी हैव ऑपरेटिव गोल्स। अगर आपको टॉप टायर मैनेजमेंट ने बोल दिया कि इस साल हमें अपनी जो सेल्स परफॉर्मेंस है उसे 25% इंक्रीज करना है, तो उसे कैसे करना है, क्या करना है, उन्हें बोलेंगे ऑपरेटिव गोल्स, जो आप डिसाइड करोगे अपने लेवल पे कि आज मैं ये करता हूँ, कल ये करता हूँ, या फिर मेरी स्ट्रैटेजी होगी कि मैं अपनी टीम से कोल्ड कॉलिंग करवाऊँ या ज़्यादा कॉल्स लेवाऊँ, ओवर टाइम करवाऊँ, वट एवर। दूस आर ऑपरेटिव गोल्स जो डे टू डे लाइफ में आपको ऑपरेट करने पड़ेंगे, जिनके लिए काम करना पड़ेगा। देन वी हैव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स कैन बी ऑफ 3 months to 1 year एंड लॉन्ग टर्म गोल्स कैन बी ऑफ 3 years to 5 years। देन वी हैव इंडिविजुअल एंड ग्रुप गोल्स। हो सकता है कि आप अपनी टीम में ए नाम के बंदे हो और आपका इंडिविजुअल गोल है कि भाई मेरे को कैसे भी करके हाइक लेनी है, या फिर भाई मेरे को कैसे भी करके ना इस साल 15,000 का इंसेंटिव लेकर आना है अपने लिए, बस करना है, मैं घसीट लूंगा। ये हो गया इंडिविजुअल गोल। देन वी हैव अ ग्रुप गोल जो आपका मैनेजर डिसाइड करता है आपके साथ मिलके कि यार इस बार मेरी टीम को मुझे बेस्ट परफॉर्मिंग टीम बनाना है, दैट इज ग्रुप गोल। Then the next which we have is impact of globalization on organizational behavior। देखो जब हम behavioral study करते हैं तो जितने कम लोग उतनी easy study, उतने predictable outcome, सब कुछ। बट जब वही चीज़ नेशनल, इंटरनेशनल एंड ग्लोबल लेवल पे स्विच करती है, डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स वर्क फोर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ इनोवेशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल, राइट। तो जब कुछ भी ग्लोबल लेवल पे स्विच करेगा तो उसका इम्पैक्ट, उसकी चीज़ें उतना ही स्विच करेंगी। सो आप जो स्क्रीन पे नोट्स हैं, अगर वो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे मेंशन कर दो, वो नोट्स देख लो। ये वीडियो इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, आई बटन में मैं उस वीडियो को लिंक कर रही हूँ, लास्ट में भी रहेगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर रही हूँ। सो प्लीज़ इस टॉपिक का वीडियो वहाँ से ज़रूर देख लेना, बिकॉज दैट वीडियो इज़ वे मोर लाइक कि काफ़ी चीज़ें कनेक्टिंग डॉट की तरह पढ़ाई है मैंने। नोट्स आपको चाहिए आप यहाँ से ले लो, अंडरस्टैंडिंग चाहिए आप उस वीडियो से ले लो। कल्चरल डाइवर्सिटी का क्या इम्पैक्ट होता है वो, एंड द लास्ट टॉपिक इज मैनेजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशंस, आप उसको कैसे मैनेज करने वाले हो। तो this was all for this, okay, and notes के लिए you can comment down, and तब तक के लिए bye bye and take care।